अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शंस को डिले करवाना या वक्त पे करवाना ये एक बहुत बड़ी बहस बन चुकी है। और इसमें ये भी सवाल उठ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इकदाम लिए वो इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी थी या इलेक्शन कमीशन ने प्रेशर में आके लिए, क्योंकि एक इसकी ट्रांसलेशन ये हो रही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और एक जफर अली शाह साहब ने दरख्वास्त दायर की है कोर्ट के अंदर जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा है कि तो सबवर्जन ऑफ लॉ है, इसमें सबवर्ट किया गया है लॉ को। ये तो मुल्क में सूरत हाल बताइए मैंने कि इलेक्शंस के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हुए, लेकिन ग्राउंड पे अवाम कितनी मुसीबत में है ये मैं आपको बताती हूँ। पिछले एक हफ्ते में जो वीकली महंगाई है वो 46.7% बढ़ी है। जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जिसमें मुख्तलिफ सब्जियाँ और फल शामिल हैं उनकी कीमतें 72% तक बढ़ी हैं। बुनियादी जो गंदम पाकिस्तान में आवाम की ज़रूरत है उसकी प्राइस में 72% इजाफा हुआ है। और इसका जो बदतरीन मिसाल है वो आप तब देख सकते हैं जब सस्ता रमज़ान के नाम पे मुख्तलिफ ट्रक्स या इमदादी सामान या मुख्तलिफ बाज़ारों में जो हम स्टैम्पिंग या धक्कम पेल देख रहे हैं उसमें लिटरली लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। एक वाक़या मुजफ्फराबाद में पेश आया और एक टोबा टेक्सिंग में ये वाक़या पेश आया जिससे आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क का वसीतर मफाद इस पूरे सूरत हाल में डिफाइन कौन करेगा। एक तरफ सदर वज़ीर आज़म को ख़त लिख चुके हैं और वज़ीर आज़म उनका जवाब दे चुके हैं, बड़ा एग्रेसिव जवाब दिया है, बल्कि कहा है कि आप तो एक पार्टी के सदर लगते हैं, ये एक पार्टी की प्रेस रिलीज लगती है। 3 अप्रैल से लेके आपने कभी भी फेडरेशन को रिप्रेजेंट नहीं किया, इसकी तफसील भी हम आपको बताएंगे। और इन तमाम मामला पे बात करने के लिए मेरे साथ आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं। राना मकबूल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेटर हैं PMLN से। और जफर अली शाह साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेटर हैं और शाह साहब ने ही PTI के बिहाफ पे और ये दरख्वास्त दी है जिसमें वो इस चीज़ के खिलाफ गए हैं कि 8 अक्टूबर तक इलेक्शंस की डेट नहीं जानी चाहिए। सभी तफसील से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को ज्वाइन करने के लिए। राना मकबूल साहब, मुझे बताइएगा कि जो खत लिखा है वजीर आजम ने, वो बड़ा तगड़ा खत है, वो बड़ा क्लियर है, लेकिन इतने ही क्लियर शहबाज शरीफ साहब अपनी बाकी पॉलिसीज में नहीं लगते हैं। लेकिन जी जो खत लिखने की वजूहात है वो आपके सामने है। बार बार ये कहा जा रहा था हर तरफ से कि सदर ममलकत जो है वो अपना रोल प्ले करें, तो गुफ्तगू के लिए साजगार, चूंकि वो सीनियर मोस्ट आदमी हैं मुल्क में, तो गुफ्तगू के लिए साजगार फिजा पैदा करें और सबको बिठा के इनका आपस में समझौता कराएं, किसी कंसेंसस पे पहुंचे। रोल तो ये था, लेकिन सदर ममलकत ने जो लिख दिया है उससे तो वो न्यूट्रलिटी तो ना हुई ना। फिर वो कैसे इस चीज़ को मीडिएट कर सकेंगे? अगर उनकी पार्लेंस फेल हो जाती और जो वो कोशिश करते तो फिर वो लिख देते, लेकिन अभी तो पार्लेंस हुई ही नहीं है, तो वो ही शुड हैव कम फॉरवर्ड विद क्लीन हैंड्स। तो इसलिए नुकसान हुआ है इसका, सदर ममलकत के इस इनिशिएटिव का। अब जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है, उन्होंने तो उसका जवाब देना ही था। जिसने जो निकात रेज किए हैं, जो भी जवाब बनता है प्राइम मिनिस्टर की दानिश में, उन्होंने वापस जवाब दे दिया उसका। तो ये तो बुनियादी तौर पे मैं इस चीज़ के हक में जी, लेकिन राना मकबूल साहब, मैंने आरिफ अली साहब का पूरा वो खत लिखा है, पढ़ा है जो उन्होंने लिखा है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि तौहीन अदालत समेत मजीद पेचीदगियों से बचने के लिए वज़ीर आज़म वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुतल्लिका हुकाम को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा वक्त में आम इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन की मामलत की हिदायत करें। उनकी इस 3-4 जुमलों से तो कहीं से नहीं लगता कि वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही लगता है कि वो सदर पाकिस्तान है और वो इस बात पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि तौहीन अदालत समेत बाकी पेचीदगियों से ना बचें। मुझे लगता है कि आई डोंट गेट दिस इंप्रेशन जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। मेरी याद सुने, तौहीन अदालत जो है वो सदर ममलकत ने डिटरमिन करनी है कि हुई कि नहीं हुई। वो तो अदालत करेगी ना जिसकी तौहीन हुई हो। सदर ममलकत का कोई इस्तेकाक नहीं है क्योंकि इस मामले में ये कहे कि ये तौहीन अदालत हो गई है। वो डिटरमिन होगी जब आर्गूमेंट्स आएंगी, जब सारा कुछ सामने आएगा तो फिर फैसला होगा ना कि तौहीन अदालत हुई है या नहीं हुई। इसलिए मैं समझता हूँ बड़ा प्रेमेच्योर है और बड़ा इमोशनल किस्म का। लेकिन आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उन्होंने वाज़े तौर पे ये बताया था कि कानून में बिल्कुल इख्तियार है आरिफ अलवी साहब को या जो भी सदर रहे पाकिस्तान को कि वो इलेक्शन के हवाले से बातचीत कर सकें, कंसल्टेशन कर सकें। पिछली दफा जो उन्होंने किया था, चूंकि उन्होंने कंसल्ट नहीं किया था मुतल्लिका इदारों से, तो उस पर सवाल उठा था। लेकिन अभी तो उन्होंने बाकायदा वजीर आजम को खत लिखा है। बतौल अगर आप कानूनी बात करना चाहती हैं
तो सेक्शन 58 जरा पढ़ लेना इलेक्शन एक्ट का 2017 का। वो क्या कहता है जी कि शेड्यूल जारी होने के बाद भी अगर ऐसी रीजन है इलेक्शन कमीशन के पास तो वो उसको इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर सकता है। ही हैज टू गिव द रीजन और एक नया शेड्यूल जारी कर सकता है। अगर आप जी जी जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंड आई वाज जस्ट रीडिंग हाँ, दैट। मैं इस पे हाँ, शामिल करूंगी आरिफ चौधरी साहब ये को और उनसे पूछेंगे कि ये तो इस बात की अंडरस्टैंडिंग तो है कि हम इलेक्शंस की डेट को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन क्या डिले करने का वाकई इख्तियार है? नहीं, इसमें मजीद क्लैरिटी लेंगे। जी जफर अली शाह साहब, आप बताएं, आप कोर्ट भी गए और आपने फरीक भी बनाया चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और आईजी पंजाब को, निगरान सीएम पंजाब को, इमरान खान को, शहबाज शरीफ को, और आपका मौक़िफ़ ये है कि सबवर्जन ऑफ लॉ हुई है अगली डेट अनाउंस करने से। तो आपको क्या लगता है कि अभी ये मामला किस तरह से आप लोग आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि कोर्ट ने मैंने कल भी कोट किया था कि कोर्ट ने एक और केस में ये कोट किया था कि दोबारा मुदाखलत की जरूरत पड़ सकती है। तो आप लोग मजीद पेचीदगियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डू यू थिंक इज दिस इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री? देखिए जी, सवाल ये है कि जा चुका हूँ, फाइल हो चुकी है, नंबर हो चुका है, मैंने पिटीशन फाइल की है और शायद और पीटीआई वालों ने भी की है। तो अब कोर्ट कब कागनीजेंस लेता है, लेकिन ख़बर यही है कि शायद नेक्स्ट कल वाला वीक जो आ रहा है तो उसमें किसी वक्त भी किसी दिन को भी ये पिटीशन मेरी भी और जो और भी हैं वो भी लग सकती हैं। बात यह है कि बीबी इस वक्त एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ मेरी नज़र में, चूँकि मैं तालिब इल्म हूँ आइन का और रोज़ का वास्ता पड़ता है इस आइन से, और आइन भी ये वो है जिसको हम सुपरा डॉक्यूमेंट कहते हैं, और ये डॉक्यूमेंट ही है जो मुल्क के मसाइल को हल भी करता है और मुल्क के वसाइल को कंट्रोल भी करता है और मुल्क की पॉलिटिक्स के लिए रास्ता भी दिखलाता है मुख्तलिफ जमातों को और मुख्तलिफ रहनुमाओं को और ऐसे ऑफिस होल्डरों को भी जो कि हुकूमती अहदे अंजाय करते हैं या हुकूमती अहदे जिनके पास हैं। ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान के लिए कि ये जो 22 का फ़ैसला है 22 मार्च को जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने एक अपनी स्वाबदीद में, चूँकि मैंने तो सारी किताबें सारा आइन पढ़ा देखा है, कहीं पर मुझे कोई ऐसी कोई ऐसा आर्टिकल नहीं मिला जिसमें उस किताब ने, आइन ने या किसी और कानून ने इलेक्शन कमीशन आपको ये इजाज़त दी हो कि वो बातें जो आइन कमांड करता है, जो आइन मुतालबा करता है कि वो की जाएं और करनी चाहिए, तो वो उठकर इलेक्शन कमीशन 5 मिनट में आर्डर जारी कर दे कि जनाब ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं 2 असम्बलियों के और जो बिलखसूस पंजाब असम्बली के बारे में, ये जो जिस नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ या जिसको मैंने चैलेंज किया है, तो वो उठकर ये कह दे कि इंतखाबात नहीं हो सकते, जिनकी डेट फिक्स हो चुकी है। न सिर्फ डेट फिक्स हो चुकी है, बहुत सारे उम्मीदवार मुख्तलिफ जमातों के भी और कुछ आज़ाद भी, उन्होंने अपने नॉमिनेशन कागजात नामजदगी जो है इस इलेक्शन के वो भी दाखिल कर दिए हैं और इलेक्शन एक बाकायदा एक प्रोसेस में दाखिल हो गया है और जा रहा है इलेक्शन आगे की तरफ 30 अप्रैल की तरफ। लेकिन ये अचानक उसको पोस्टपोन करके और एक 8 अक्टूबर की तारीख दी गई है, जो कि एक बिल्कुल मजाक है, जो कि एक ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ाएंगे। शाह साहब आप काइंडली मेरे साथ ही रहिएगा। आरिफ चौधरी साहब, ये मैं आर्टिकल 58 की तरफ आऊंगी जिस वक्त कोट किया राना मकबूल साहब ने। आई वाज जस्ट रीडिंग दैट आर्टिकल और उसमें बिल्कुल अलग बात कही हुई है, लेकिन इसकी क्लैरिटी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन मुझे पहले ये बताएं कि जिस तरह के खतूत एक्सचेंज किए गए हैं, ये तो बड़े एग्रेसिव है। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पाकिस्तान के इस वक्त हेड्स ऑन है, वो एक दूसरे को ये याद दिला रहे हैं कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा कह रहा है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरे लिए तो बड़ी परेशान कुन है जो जिस तरह का जवाब लिखा है शहबाज शरीफ साहब ने। इससे हमारी पॉलिटिकल टॉलरेंस का अंदाजा होता है और ये भी अंदाजा होता है कि जो प्रेसिडेंट है उनके
रिप्रेजेंटेशन के, वो फेडरेशन के रिप्रेजेंटेशन है नहीं, वो भी बड़ा अनक्लियर है। उन्होंने कहा है कि 3 अप्रैल 2022 को आपने कौमी असम्बली की तहलील करके साबिक वज़ीर आज़म की गैरआइनी हिदायत पर अमल किया। कौमी असम्बली की तहलील करके आपके हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैरआइनी करार दिया, और आर्टिकल 91 की शिक 5 के तहत बतौर वज़ीर आज़म मेरे हल्फ के मामले में भी आप आईनी फर्ज निभाने में नाकाम हुए, और कुछ और मिसालें भी दी हैं उन्होंने अदम एतमाद के बाद से। तो ये जो एक्सचेंज है लेटर्स का, ये आपके लिए कितना अलार्मिंग है, इसका क्या मतलब है आरिफ चौधरी साहब? बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो भी शख्स या इदारा ये कहेगा मौजूदा हुकूमत को, पीडीएम गवर्नमेंट को, कि जी आप इलेक्शन करवाएं और आइन के मुताबिक करवाएं, क्योंकि आइन का मैंडेट है कि आपने इलेक्शन जो है जब असम्बली डिजॉल्व हो जाएगी तो आपने विद इन 90 डेज करवाना है। वो उनके नज़दीक पाकिस्तान से भी कोई वफा नहीं रखता और उसका कुछ भी उन्हें कहा जा सकता है। चाहे अगर वो सुप्रीम कोर्ट होगी तो उसे कहा जाएगा कि आपका रवैया मानदाना है, और अगर प्रेसिडेंट होगा तो उसे भी यही कहा जाएगा कि आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वजह ये है कि जब तय कर लिया जाए कि हमने आइन के मुताबिक नहीं चलना, तो फिर उसके बाद जो कहेगा कि आइन के मुताबिक चले, उसे तो वो तो हमारा, हम उसे कभी तस्लीम नहीं करेंगे कि जी अगर वो प्रेसिडेंट है या सुप्रीम कोर्ट है कि वो अपना आईनी फर्ज अदा कर रहे हैं। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि ये जो सेक्शन 58 का हवाला दिया है राना साहब ने, इसका ताल्लुक है इलेक्शन से मुताल्लिक। जो किसी एक सीट का इलेक्शन हो रहा हो, एक या इस तरह एक से ज्यादा सीटों का, और उसमें अगर कहीं शेड्यूल देने के बाद भी अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जहां खुदा न खास्ता कैंडिडेट फौत हो जाता है या कोई और गैर मामूली वजह बन जाती है, तो उसमें शेड्यूल या बाकी फोर्स मेजोरे जो है वो तो हर जगह मौजूद होती है। तो इस तरह की सिचुएशन आफात अर्जी व समावी जो है उसके मातहत उसको सामने रखते हुए इलेक्शन जो है उसका टाइम वो आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ये इलेक्शन हैं, ये जनरल इलेक्शन हैं। लेकिन आरिफ चौधरी साहब ये क्लियर कीजिएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इट डज नॉट गिव इट पावर टू डिले इलेक्शंस बियॉन्ड अ रीजनेबल लिमिट। तो ये जो 8 अक्टूबर वाली डेट है, ये इसी आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में ठीक है? नहीं, मैं आज करता हूँ इसलिए क्योंकि वो तो बुनियादी तौर पर उन हालात के मुताबिक जितने दिनों की जरूरत पड़ती है कि ये चीजें आज अगर मैनेज नहीं हो रही तो कल हो जाएंगी, 10 दिन बाद हो जाएंगी, या यानी वो सिर्फ टाइमली जो आपको डे टू डे इशूज उससे आ रहे हैं इलेक्शन के रास्ते में, उसको सेटल करने के लिए ये बुनियादी तौर पर मसला आइन का है। और इसके लिए आर्टिकल जो है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। और वो जो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली का आर्टिकल है उसमें बड़ा, अब बार बार मैं इसलिए नहीं दोहराता कि कोई इंसान और शख्स को वो हिफज हो चुके हैं, वहां ये क्लियरली मैंडेटेड है कि जब कोई असेंबली डिसॉल्व होगी तो विद इन 90 डेज इलेक्शन होने हैं। विद इन 90 डेज, बियॉन्ड 90 डेज जा नहीं सकते। तो यहाँ तो मैंडेट है आइन का, और वो मैंडेट जो है थ्रू सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस भी हो चुकी है जजमेंट। इसमें जहां तक इसका ताल्लुक है इलेक्शन कमीशन का, वो तो अपना काम उसने वही करना है जो आइन ने उसे हुक्म दिया है और जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। वो इससे आगे पीछे जा नहीं सकते, क्योंकि इस मामले में उनकी हैसियत फंक्शनल ऑफिसर है। उन्होंने डेट अनाउंस कर दी, आइन के मुताबिक कर दी, दैट्स इट। आगे मामला, अगर सीट का मामला हो, एक आध सीट का मामला और या चंद दिन का मामला, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये आर्गूमेंट अच्छा, अब जो नए आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे इंतहाई अजीबो गरीब है, इसलिए कि ये वो बातें हैं कि आपके पास कहीं तो ये भी कहा जा रहा है कि जी आर्टिकल 254 जो है वो हमें इख्तियार देता है कि जी अगर बियॉन्ड जैसे स्टिपुलेटेड टाइम कोई चीज चली जाती है तो उसको भी किया जा सकता है। वो बेसिकली कंडोनिंग आर्टिकल है। अगर कोई चीज आप ऐसे चलते चलते 1-2 दिन गायब हो जाते किसी काम के और आइन की मैंडेट से आगे चला जाता है तो उसमें कंडोनेशन है। वो आपको कबल अज वक्त, यानी जिसे कहते हैं ना कि आप उसको एक ब्लैंकेट कवर आपके लिए नहीं है कि आप। लेकिन आरिफ चौधरी साहब इसकी थोड़ा वजाहत कीजिएगा कि ये
आर्टिकल 2183 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये कोर्ट की जजमेंट को कोट किया हुआ है, और एक लॉ एक्सपर्ट से भी मेरी इस बारे में बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि वर्कर्स पार्टी केस में ईसीपी के जो पावर्स हैं उसमें उन्होंने कहा था कि आप महीनों तक डिले नहीं कर सकते, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करें, और वर्कर्स पार्टी केस में ये जजमेंट आई। ये बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि ये जजमेंट जो है इसी चीज की एलेबोरेशन है कि जो मैंडेट इसका क्या है इलेक्शन कमीशन का। क्योंकि एक बात ध्यान में रखें कि 218 जहां इलेक्शन की मेन जिम्मेदारी है एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना, फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट। इस इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास इतना इख्तियार है ही नहीं कि वो यदि करना शुरू कर दे, ऑर्डर करना शुरू कर दे कि जनाब की हमारी ये मजबूरी है, हम तो इलेक्शन करवा ही नहीं सकते इतने हफ्ते में क्योंकि जी हमने सेंसस करवाने हैं। कभी वो किसी बहाने से करे, और वो बातें जो गवर्नमेंट ने किसी और सतह पे करनी होती है उसका हवाला दे कि जी हमें तो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास लॉजिस्टिक्स नहीं है, हम फंड नहीं फराम कर सकते। क्योंकि वही आर्टिकल 190 जो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार देता है, वही इख्तियार जो है वो 220 के तहत इसके पास भी है, इलेक्शन कमीशन के पास। आर्टिकल 190 ये कहता है कि यानी आइन के मामले में कोई भी हुक्म जो है उसको पूरा करने के लिए, उस पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट के हर शख्स मातहत होगा, चाहे वो चपरासी है, पीएन है, या वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। इसी तरह आर्टिकल 220 जो है वो मैंडेट करता है तमाम इदारों को कि जब इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन के मामले में जो उसका हुक्म होगा, जो उसकी जरूरतें होगी, जिसको वो कहेगा, वो पाबंद है कि उसके हुक्म जी आरिफ चौधरी साहब, बहुत क्लैरिटी दी आपने इसमें, और अभी तक ये इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं हम कि इलेक्शन कमीशन ने जो किया है वो रीजनेबल मूव नहीं थी। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। राना मकबूल साहब, आप मुझे बताइएगा कि आपने जवाब सुना, तो अब आप किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो किया है वो ठीक किया है? जी राना मकबूल साहब। चौधरी साहब की जो गुफ्तगू जो पहले उन्होंने फरमाया, पहला पोर्शन तो मैं नहीं सुन सका क्योंकि इतनी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन थी। आखिरी मैंने सुना है जब उन्होंने 254 की बात की है। लेकिन जी अब सारा इशू जो है वो एक फाइनल कोर्ट में पहुंच चुका है। अब जो आर्टिकल 190 की बात कर रहे हैं कि सारे मतहत हैं, और आइडेंटिकली जो आर्टिकल 220 है, जैसे चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि उसी तरह ही मतहत हैं इलेक्शन कमीशन के, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के हैं, और इलेक्शन कमीशन के हर हुक्म को मानना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने उनको बुलाया, सारे स्टेक होल्डर्स को, उन्होंने अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन दी है। अब इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाई हुआ, उन्होंने ये फैसला किया, अब चला गया ना सुप्रीम कोर्ट में, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी उन सबको बुला ले कि आए एक्सप्लेन करें आपने क्यों आप ये कह रहे हैं कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर उनकी एक्सप्लेनेशन अनसेटिस्फैक्ट्री होगी तो सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर कर देगा कि जो भी रिसोर्सेज दो, पर्सनल दो, और अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को कहेगा आप रिटर्निंग ऑफिसर्स दें, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो तो अब सुप्रीम कोर्ट के ही जो है बॉल चला गया उनके कोर्ट में, वो फैसला कर देंगे। अब इसमें जो भी हो गया वो बेकरारी और बहुत ज़्यादा एंजाइटी की ज़रूरत नहीं है। अब तो वहाँ फैसला हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो सबको पता चल जाएगा क्या फैसला है। हाँ, अलबत्ता चंद एक जो मैं सुनता रहता हूँ, रिजर्वेशन जो हैं, जब दो ऑनरेबल जज साहबान ने, अफरीदी ने और अतर मुनिल्ला ने ये कहा था कि इनसे पूछो तो सही इन्होंने क्यों तोड़ी, इनकी वजूहात क्या है। ये कोई बात, प्रोप्राइटी जो है दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात जो है वो बगैर रीजन आउट किए नहीं की जा सकती। अगर एक चीफ मिनिस्टर उठता है, उसका मूड आया है और उसने सारी की सारी, या कोई प्रेशर है उसके ऊपर, उसने सारे का सारा वो लपेट दिया है, तो जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा है क्या उनका हक नहीं है कि उनको पूरा टर्नओवर दिया जाए? जिन अवामन नास ने वोट दिया है क्या उनका हक नहीं है कि उनको पूरा टर्नओवर दिया जाए?
या एक आदमी चीफ मिनिस्टर के रहमो करम पे छोड़ दिया जाए कि किसी के कहने पर डिसॉल्व कर दे भाई, फिर देखेंगे लेकिन इसमें अरबों रुपए भी खर्च होंगे। मेरी बात सुने, मैं प्रोप्राइटी की बात कर रहा हूँ अतुल, मैं प्रोप्राइटी की बात कर रहा हूँ, मैं एक सादा बात कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है, उसका क्या मौक़िफ़ है, ये किसी का मौक़िफ़ नहीं जो मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने रीजन आउट करना कि नहीं करना। 2 जज साहबान ने ये पॉइंट रेज किया था कि नहीं किया, ये तो पहले देख लिया जाए कि किस तरह उन्होंने असेंबलीज को क्यों डिसॉल्व कर दिया, क्या क्या कमोशन थी, जी राना कौन सी साहब, अगर आप फिर सिचुएशन इतना थी जिसकी दूर वजह से जाएंगे कर तो दिया फिर गया। वो तो रन ऑफ इलेक्शन से भी पहले की नहीं बात वो निकल देखिए, ये आएगी आप, और हम मैं अदम आपको एतमाद अर्ज वाली वजह करता से पहुंच हूँ, जाएंगे। मैं अर्ज करता हूँ, मेरी बात सुन ले, मैं खत्म करने वाला हूँ ये बात। अब इसका हाल यही है जो पहले भी लोग कहते रहे हैं, फुल कोर्ट जो है उसका बेंच बनाया जाए, फुल कोर्ट इसको एग्जामिन करे और फिर इसके ऊपर अपनी जो अब भी यही प्रेयर आएगी और ये सारी बातें दोबारा आएंगी आर्गूमेंट्स में, जब होंगी आर्गूमेंट्स, जैसे आप कह रहे हैं कि वो जो कोई किसी ने पिटिशन आर्टिकल 6 की है या किसी ने कंटेम्प्ट की है, तो उसमें सारा जो जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको सुना जाएगा ना, तो ये सारी है भी सुप्रीम कोर्ट पे जो भी एडजुडिकेट करे वो ठीक है, वो तो फिर मानना पड़ेगा उसको। लेकिन तो देखना फिर ये ये है कि सवाल तो क्या आरिफ चौधरी साहब, मैं आप पे आऊंगी इस पे। शाह साहब, आप चूंकि लॉ को भी समझते हैं, तो मुझे 2-3 चीजें मैंने आपसे पूछनी है। पहले तो है कि ये कैसे अलाउ किया जा सकता है कि एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट को आप कई महीनों तक हुकूमत करने दें, जो कि निगरां गवर्नमेंट की फॉर्म में मौजूद है। और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन क्या आर्टिकल 220 के तहत इन्वोक कर सकता था खुद से कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया तो इलेक्शन करवाने ही है, तो वो फिर इस आर्टिकल के तहत किस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकता था फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ और मुतल्लिका इदारों के साथ? ये दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा प्लीज। मैं एक सेकंड बात करूंगा। शाह साहब, मुझे सवाल किया गया है। शाह साहब हाँ हमारे जी हाथ जी आए जी हुए हैं। शाह साहब से मैं एक अर्ज करूंगा, सर इसके भी रोशनी डालें, जो आर्टिकल हाँ 267A है, जो इन्होंने कहा कि इंटरवीनिंग पीरियड का आप क्या करेंगे, वो क्या कहता है आर्टिकल 267A, इसके ऊपर भी रोशनी डाल दें। आप माशाल्लाह मंजे हुए कानूनदान हैं, वो क्या कहता है? नहीं थैंक यू, मैं आज करता हूँ। देखिए जी, पहली बात तो ये जहन में रखें कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये एक खुद मुख्तार अदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, और इस अदारे को मुकम्मल इख्तियारात हैं। ये भी आइन में लिखा हुआ है कि तमाम जितने अदारे हैं और जितने फंक्शनरीज ऑफ द स्टेट हैं, वो इलेक्शन कमीशन आपके कहने पे उसको असिस्ट करेंगे। वो जब कहाँ कहेगा, जहाँ कहेगा, जैसे कहेगा, उनको वो हुक्म मानना पड़ेगा। वो कोई आगे से ये तो जी नहीं दे सकते कि जनाब हमारे पास बंदे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, या हमारे पास फलां चीज़ नहीं है। कोई ऐसी गुंजाइश या फ्लेक्सिबिलिटी कतई नहीं है। और फिर मैं अपने तौर से एक बात आप कहने लगा हूँ कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि मैं इंतखाबात नहीं करा सकता चूँकि मुझे पैसे नहीं दिए गए या मुझे बंदे नहीं दिए गए या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, तो उसके लिए फिर एक ही रास्ता है कि वो इलेक्शन कमीशन वाले मेंबरान जो हैं, 5 अरकान होते हैं इसके, वो इस्तीफ़ा दे जाएं और घर चले जाएं। 22-24 करोड़ में से यही 5 आदमी तो नहीं है ना। भी हो सकता था, प्लीज इस पर भी बात करें कि क्या ये रास्ता भी हो सकता था कि इलेक्शन कमीशन अगर आर्टिकल 220 को इन्वोक नहीं करवा पा रहा फॉर एनी रीजन, तो वो कोर्ट के पास ये मसला लेके चला जाता कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही, तो ये अब इसको देखें, रेजिग्नेशन की बजाय ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि आप कोर्ट के पास जाएं बजाय कि आप अपने तय एक नई तारीख का ऐलान कर दें? बड़ा माकूल आपका तंजिया है, बिल्कुल वो जा सकता था। और अभी मैंने इसीलिए इलेक्शन, मैंने अपनी पिटीशन की मैं बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के अलावा मैंने 4 बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो हैं उनको पार्ट फ्रीक बनाया है। डिफेंस मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री और फिनांस मिनिस्ट्री, उनको डायरेक्ट यहाँ पार्टी बना दी है। तो ये पता तो चले कि वाकई उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि जनाब हम आपको असिस्ट नहीं कर सकते, हम आपको फंड नहीं दे सकते, या हम आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मैन पावर नहीं दे सकते। तो मैंने इसलिए उनको बाकायदा अपनी पिटीशन में फ्रीक बनाया है, तो इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और अभी एक बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि जिसमें ये कह रहे थे जी कि 2 जजेस साहबान ने कहा था पहले भी, और अब भी ये कहा जा रहा है कि क्यों असेंबली तोड़ी क्यों गई है।
कतन कोई इस किस्म का आर्टिकल नहीं है कि तोड़ने वाला जो है, आइन ने उसको तोड़ने का इख्तियार तो दिया है, डिसॉल्व करने का इख्तियार तो दिया है, लेकिन ये कहीं पर नहीं है कि वो वजह बताए। हालांकि वजह होती है ताई लेकिन शाह साहब आपको ज्यादा पता है, लेकिन मैं चूंकि जो मेरी जितनी समझ है उसके मुताबिक मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, उसमें बदनीयती वाला फैक्टर भी तो एड्रेस होता है ना, कि अगर तोड़ी है, बिल्कुल आप रात के 3 बजे असेंबली तोड़े, लेकिन अगर गवर्नर को ये रिजर्वेशनों के इसमें बदनीयती शामिल है तो उसको तो एड्रेस किया जा सकता है ना। गवर्नर का काम सिर्फ यही, असेंबली तोड़ने का जो प्रीरेगेटिव है, अगर बड़ी असेंबली टूट रही है, कौमी असेंबली, तो उसको जो है वो लीडर ऑफ द हाउस या प्राइम मिनिस्टर जिसको कहते हैं वो तोड़ सकता है, जब जहाँ पर चाहे। उसके लिए कोई टाइम नहीं, कोई जगह नहीं, वो घर बैठे बैठे अगर वुजू करते हुए या नहाते हुए उसको ख्याल आता है तो वो तोड़ सकता है इसको असेंबली को। और फिर जो अगर प्राइम, बिल्कुल 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 जनाब, ये एक सीरियस बात है, कतई ये हंसने वाली बात नहीं है। और उसमें प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने ये है कि वो तोड़नी होती है और प्रेसिडेंट ने उसको आगे नोटिफाई करना होता है। इसी तरह सूबों में, और सूबों की तो यहाँ ये हालत है कि इसीलिए इन्होंने शुरू से ही, गवर्नर ने जो है वो इनकार कर दिया जनाब कि मैं नहीं करता, इसको नोटिफाई नहीं करता, और ना उसने डेट मुकर्रर की ना उसने नोटिफाई किया। और इसीलिए आइन ने ये भी रखा हुआ है साथ कि अगर वो नहीं करता कोई जिसकी जिम्मेदारी है तो विद इन 48 आवर्स असेंबली टूट जाएगी। यानी इतनी ताकत और फोर्स रखी गई है इस बात में और इस आर्टिकल में। तो इसलिए ये कहना कि ये तो क्योंकि मेलाफाइडी कार्रवाई है सारी, क्योंकि एक पीडीएम जो एक धड़ा है सियासत का, वो उसको डर है या कुछ खौफ है। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। अनफॉर्चुनेटली हम लोग मुस्तकिल कानूनी बहरान का शिकार रहते हैं। पहले एक सूबे की तहत की सतह पे था, कौमी सतह पे भी ये सिचुएशन है। आरिफ चौधरी साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे इदारों को, वफाक को या सूबों को ये बात हजम क्यों हो रही है, पीटीआई के अलावा, कि अनइलेक्टेड केयर टेकर्स कई महीनों तक हुक्मरानी करें, जो अनइलेक्टेड है, जो आवाम के नुमाइंदे भी नहीं है। मैं उसका पहले बड़ी वैलिड बात की है। बुनियादी तौर पर राणा साहब की जो बात है वो उन्होंने की है, और इससे पहले ये जो जज साहबान कर चुके हैं, खासतौर पर मिलन साहब, इसका जवाब बहुत जरूरी है जो मुझे देना है। बात ये है कि ये इशू जो था ये उस सूरत में उठ सकता था जब ये या तो सुबह वोटों की कार्रवाई होती और सुबह वोटों की कार्रवाई इसमें खासतौर पर हो नहीं सकती। इसमें तो जाना चाहिए था मुतासरा अफरीक को, अगर वो ये समझता कि ये मेलाफाइडी। पहली बात तो ये है कि तो खुद नोटिस का ही था ना, ये तो आज खुद नोटिस का मामला ही था, जो बाद में ऐलान हुआ है कि इलेक्शंस करवाने चाहिए, हुक्म दिया। हेलो, मेरी आवाज? जी आरिफ चौधरी साहब, मैं आपसे ये पूछूं कि आज खुद नोटिस का ही मामला था ना, जब महमूद डोगर के केस में ये सजेशन आई कि आज खुद नोटिस लें इलेक्शंस पे। बुनियादी तौर पर मैं आपसे ये, मेरी आवाज? जी 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 जी, प्लीज बोलें, प्लीज बोलें। जी, मैं ये, पहली बात तो ये कि मुतासरा फरीक अदालत में जा सकता था, इस एक्ट को चैलेंज कर सकता था कि ये जनाब जो कुछ किया गया है उनके पास इख्तियार नहीं था। और दूसरा ये है कि ये आइन में तो इख्तियार अनलिमिटेड अनब्रिडल्ड है, तो ये आउट ऑफ ब्लू जो है इस तरह कोई सवाल उठाया नहीं जा सकता जिस तरह अतर मिनल्ला साहब ने और या गालिबन या अफरीदी साहब ने भी उठाया है। उसका जो तरीक़ेकार है वो ये है कि जब उस स्टेज पे जब ये मामला इलेक्शन का हो रहा है कि असम्बलियां डिसॉल्व हो चुकी हैं और उनकी डिसोल्यूशन के बाद पाबंदी इस बात की है कि विद इन 90 डेज इलेक्शन कराया जाए, उस वक्त सिर्फ ये सूरत हो सकती थी कि आप जाके यानी इलेक्शन करवाएं। उस वक्त ये नहीं हो सकता
कि या फिर ये फैसला करे जो जो सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसी के जी मुताबिक आरिफ फैसला चौधरी साहब, किया फिर मैं जाए। आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि फिर कोर्ट के इलेक्शन कमीशन कोर्ट क्यों नहीं गया? इलेक्शन कमीशन ने जल्दबाजी कर दी इलेक्शन की डेट अनाउंस करने में, या इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन ही ये था कोर्ट, या वो कोर्ट भी पहले जा दिन से सकते थे? इलेक्शन कमीशन की नीयत ये है कि जो कहते हैं वो उसी तरह किया जाए। इलेक्शन कोई आज नहीं है कि इलेक्शन तो पहले दिन से उनकी नीयत ये थी कि टाइम पर ना हो और जितना वक्त निकाला जा सकता है वो निकाला जाए। इसी वजह से वो इलेक्शन कमीशन को तो अपने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे कर रहे हैं, वरना कोई इलेक्शन कमीशन को ये कह सकता है। और यही बात बड़ी बजरी थी, आपने बड़ी अच्छी बात की, आईनी बात की, कि अगर इलेक्शन कमीशन को ये प्रॉब्लम था और इलेक्शन कमीशन की नेक नीयत थी कि वो इलेक्शन करवाना चाहते थे, तो उन्हें जाके सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए था। आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो थी वो सब इदारों को तलब कर सकती थी कि भाई ये हमारा हुक्म है और आइन का ये तकाजा है, आप क्यों रिक्वायरमेंट ये पूरी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर रहे। तो इस सारी सूरत हाल में एक बदनीयती का पहलू मौजूद है और वो बिल्कुल अज़र बिन शम्स है इलेक्शन करवाना ये। और उनका इसके बाद शाह साहब ने भी अच्छी बात की थी कि इलेक्शन जो है उनकी जिम्मेदारी है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना। अगर वो कहते हैं कि इलेक्शन नहीं करवा सकते तो वाकई उसके बाद तो फिर उनकी जस्टिफिकेशन नहीं रह जाती। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का और कोई काम नहीं है कि आप इतने भारी अखराजात बर्दाश्त करके टैक्स के पैसे दे के आप इलेक्शन कमीशन बनाते हैं और इलेक्शन कमीशन कहते हैं जी मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता। ये बात बाकी इदारे अगर कहे तो और बात है, इलेक्शन कहे कि मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता, ये बात जो है ये आइन से बालातर है और अपने इलेक्शन के वजूद के खिलाफ है, उसके वजूद की नफी होती है। अच्छा आरिफ साहब, ये शॉर्टली इसका जवाब दीजिएगा, फिर मुझे राना मकबूल की तरफ जाना है। ये जो आर्टिकल 8C है जिसका हवाला खुद इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि हम इसके तहत नहीं करवा पा रहे, इसमें तो ये लिखा हुआ है कि माल प्रैक्टिसेस होने का खदशा है, या कोई इंक्लूडिंग कोरेशन का खदशा हो, या इंटिमिडेशन का, या प्रेशर्स हैं, या सिक्योरिटी है। तो ये 8C आपको रेलेवेंट लगता है जो इलेक्शन कमीशन ने कोट की है? इट्स अ वेरी लॉन्ग आर्टिकल, आई कांट रीड इट, लेकिन मैंने आपको उसका क्रक्स बता दिया। मामला जो है ना ये सब्जेक्टिव मुझे तो लगते हैं। अच्छा, सब्जेक्टिव लगता है, ठीक है जी। राना मकबूल साहब, आप बताइएगा कि मेरी बड़ी कोशिश होती है आमतौर पे कि मैं जब बात करूं तो ये इंप्रेशन नहीं जाए कि कोई कुछ एक पॉइंट ज्यादा इस्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन ना चाहते हुए यही पॉइंट इस्टेब्लिश हो रहा है इस वक्त कि इलेक्शन कमीशन ने जो किया है वो मंतक से बाहर है। तो आप लोग फिर, अब आपको नहीं लगता कि आप पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि आप लोग इन मामलात को थोड़े बेहतर तरीके से हल करें? क्योंकि अगर दोबारा मामला कोर्ट में जाए, दोबारा यही ऑर्डर है, फिर आपकी अपनी सियासी साख भी मुतासिर होगी कि आप उस वक्त भी कह देते कि अगर कोर्ट ने कहा इलेक्शंस करवाएं तो करवाएं। देखें जी, ये तो अब दोबारा आर्गूमेंट्स के लिए आएगा मसला और उसमें एडजुडिकेट करेगी कि जो है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये जो चौसा अभी फरमा रहे थे बदनीयती, तो अल्लाह करे हर जगह पे बदनीयती ना हो, ये नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, तो अब जो मैंने आपको हल बताया है वो बेहतरीन यही है कि जी एक तो ये जो मैंने पहले अर्ज किया था कि उन्होंने एक फायर कर दिया अपना सारे का सारे गुस्सा या जो भी था, उनको कहा गया प्रेसिडेंट साहब को कि ये हुआ, इससे बेहतर था कि वो पार्टीज को बुलाते, कोशिश करते, बिठाते और पार्लिस टेबल पे, जैसे आप कह रही हैं कि इसका हल है कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, तो जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे ये हल तो नहीं होगा इस तरह, और बार बार ये कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब कोर्ट में इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ पेश करेगा, वो महकमे जो हैं वो महकमे अपना अपना जो है मौक़िफ़ पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सामने जो भी फैसला करेगी वो, और फिर वो ये भी है, मुझे पता चला है कि पिटीशन ये भी हो रही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक फुल कोर्ट बेंच बनाए इस इशू को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए। मैंने एक सवाल किया था जो आप बार बार कर रही हैं कि जो इंटरवीनिंग पीरियड है, जो इंटरम का, ये इसका क्या बनेगा, ये कैसे हो सकता है? ये सारे लोग सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल पे उठ रहा था। शाह साहब चूँकि बड़े माशाल्लाह काबिल और बड़े तजर्बाकार जूरिस्ट हैं, और चौधरी आरिफ भी बहुत ज़्यादा, 67A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है
उसके बारे में बता दें, जो बतूल आपने बार बार बात किया है। ये क्या है 267A जो है, ये क्या चीज है? जी शाह साहब आप बताएं 267A क्या है, इसका इफेक्ट क्या होगा? जी शाह साहब प्लीज बताइएगा, आप आजाद कर दें 267A का। मुझे आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस आर्टिकल। मैं अर्ज करता हूँ 267 इस वक्त जी 267A 67A जी जी, ये इसका टेक्स्ट पूरा मेरे सामने नहीं है, तो मैं जब तक टेक्स्ट सामने ना हो तो मैं कोई गलत बात ऐसी कर दूं जो कि मेरे अपने लिए भी बेहतर ना हो, तो लेकिन मैं बहरहाल इसको स्टडी कर लूँ। लेकिन अगर ये सवाल कर लें तो क्या इनका एंगल क्या है, 267A क्या कहता है? मैं अर्ज कर देता हूँ, बतूल ने बार बार शाह साहब ये सवाल किया है। ये है 267A, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। If there is power any to difficulty arises, remove difficulties. Power to remove the difficulty, remove difficulties. difficulty. अच्छा हाँ, अगर कोई difficulty पैदा हो जाए तो जी हाँ, अच्छा। If any difficulty arises, giving effect to the provisions of Constitution, hereinafter the article referred as Act, ये जो 18th Amendment Act आया था ना, उसके और for bringing provisions of Act into effective operation, the matter shall be laid before the both houses in a joint sitting, which may by resolution direct that the provisions of Act shall, during such period as may be specified in the resolution, have effect subject to such adaptation, which by way of modification, addition or omission, or as may be deemed necessary or expedient, provided that the matter shall be available for a period of 1 year for the commencement of the act. ये है जी, ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज एक्ट, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। ठीक है जी शाह साहब। अच्छा है, लेकिन ऐसी लेकिन ये बिल्कुल है, ये टू रिमूव द, तो फिर ये अभी आप दो पार्लियामेंट के दोनों फ्लोर्स को इन्वॉल्व करके पार्लियामेंट में जाए मामला। क्या कोई ऐसी सूरत हाल हुई है कि इस आर्टिकल पर अमल किया गया हो? कतन नहीं हुई। ये तो एक घर बैठे बैठे अंडर द प्रेशर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने विद इन नो टाइम उन्होंने इलेक्शन का प्रोसेस उठा के वो मारा। ऐसी कोई बात नहीं। अगर या तो ये जो आप बात कर रहे हैं ऐसी बात कतन नहीं हुई, और ये भी जो है इसको भी मजीद देखने वाली बात है कि कौन सी डिफिकल्टी से मुराद कौन सी डिफिकल्टी है। क्या ये डिफिकल्टी है कि इलेक्शन कमीशन कहे कि मैं इंतखाबात नहीं करा सकता, या अदारे ये कहें कि बाकी तमाम क्रिकेट के और हॉकी के और मैच हो रहे हैं? बड़ा सवाल जो बन गया है इससे भी ज्यादा वो ये कि डिफिकल्टी को डिफाइन कौन करेगा। और हम अगर हमें ये रिपोर्ट मिले कि 2013 जितने बुरे हालात नहीं है, 2007 जितने नहीं है, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मेरे पास ये रिपोर्ट आ रही है कि हमें नहीं कंडक्ट करवाना चाहिए, तो इस डिफिकल्टी को डिफाइन कौन करेगा? अगर ये जेन्युइन इशू है तो उसकी जेन्युइननेस को इस पे स्टैंड कौन करेगा इलेक्शन कमीशन के साथ? फिर यही है कि अगर 267 ही कहता है कि पार्लियामेंट में जाए तो जाए, वो पार्लियामेंट करेगी, वो पार्लियामेंट करेगी। मैं अर्ज करता हूं कि ऐसा मामला यानी बिल्कुल जो फरमाया जा रहा है 267A का ताल्लुक बुनियादी तौर पर किसी कानून से मुताल्लिक है, और अगर उस कानून की वजह से वो कानून जो है वो उस पर प्रॉपरली एक्ट नहीं किया जा रहा, उसमें कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो फिर उस सूरत में पार्लियामेंट में जाने की बात है। ये आइन की प्रोविजन जो है किसी के बारे में ये नहीं है कि एक जो एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है अगर उसमें अमल दरामद ना किया जा रहा हो, तो या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना किया जा रहा हो और उसके लिए जाके आप पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट को ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसे सेट यानी नॉन एंड वाइड डिक्लेयर करने का इख्तियार है, और ना ही आइन की रूह के खिलाफ कोई फैसला पार्लियामेंट कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है पार्लियामेंट का, ये सिर्फ हमारी जजमेंट्स नहीं है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुई कई जजमेंट्स है, और उसके बाद ये लॉ जो है पिछले कई सालों में इतना ज्यादा क्लियरली आया है कि इस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट की जो आखिरी जजमेंट थी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वाली, उसमें और ज्यादा उन्होंने क्लियर कर दिया। तो उसमें अब मैं नहीं समझता कि किसी तरह का कोई बहाम है। ये है आईनी प्रोविजन आर्टिकल 115
जिसको यानी जिसको इम्प्लीमेंट करना है, डिसोल्यूशन जो हुई है और उसके बाद विद इन 90 डेज इलेक्शन करवाने का मामला जो है, और उसके बाद इसकी नतीजे में सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ा। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो आइन की प्रोविजन अगर कोई डिफिकल्टी थी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो समझी जाएगी कि बयान कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कंसीडर नहीं की या इन्होंने वहां बयान नहीं कर सके तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद आप उसे उठाया नहीं जा सकता। जफर अली शाह साहब मुझे ज्वाइन कर रहे थे। मैं आखिर में एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉल दिस, कि अगर हम देखें कि पाकिस्तान की तारीख में कौन से जो सख्त ऐसे लीडर्स रहे जिनका मिजाज बड़ा सख्त था, तो उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम आप सबसे पहले लेंगे, सियासी लीडर्स की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन उन्होंने भी 1973 का आइन कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, उसको खड़े करने के लिए अपने बदतरीन और जिनके खिलाफ थे वो सियासी तौर पे, चाहे वो बलूचिस्तान के सरदार हो, चाहे वो नैब के लीडरान हो, चाहे वो कुछ मजहबी जमातें, सबको इकट्ठा कर लिया था और अपनी ईगो और अपनी चॉइसेस को बदम कर लिया था। तो अगर माजी में ऐसा हो सकता है तो अब भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, बिल्कुल बातचीत हो सकती है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।